हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज होता क्या है उसके बारे में देखेंगे कि आखिर इसका इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज कितनी तरह की फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज के अंदर तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, उन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे हाउ वेब सर्विसेज वर्क, आखिर एक वेब सर्विस किस तरह से वर्क करती है। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फीचर्स ऑफ वेब सर्विस, एक वेब सर्विस क्या क्या फीचर्स को प्रोवाइड करती है। और वेब सर्विस की इस टर्मिनोलॉजी को खत्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक सब्सक्राइब मॉडल क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर और वो कितने तरह की सब्सक्राइब मॉडल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडवांटेज ऑफ सब्सक्राइब मॉडल, कि उसके एडवांटेज क्या है, आखिर हम सब्सक्राइब मॉडल को क्यों यूज करते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप अगर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इस मेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेब सर्विस की, एक वेब सर्विस क्या होती है, तो वेब सर्विस एक तरह की ऐसी फैसिलिटीज होती है जो डेटा को एक्सचेंज करती है। डेटा कहां पे एक्सचेंज करती है? बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, बहुत मतलब दो तरह के एप्लीकेशन या डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन या सिस्टम के बीच में डेटा का जब एक्सचेंज होता है, डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाता है तो उसे हम वेब सर्विस कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम वेब सर्विस कहते हैं यूजिंग ओपन प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड। एक ओपन प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड का यूज करके हम डेटा को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो जो एक तरह की वेब सर्विस होती है वो इनेबल करती है जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, रिटन होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज पे। भाई कोई प्रोग्राम, ठीक है, सी प्लस प्लस में लिखा है, कोई जावा में लिखा है, कोई पाइथन में लिखा है, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे हैं। एक्सएमएल हो गया, ठीक है, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, जेएस हो गया, ठीक है, बहुत सारे तरह की लैंग्वेज है मार्केट के अंदर। तो बहुत तरह तरह की लैंग्वेज के अंदर हर एक प्रोग्राम लिखा होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है, इनेबल करता है कि वो जो भी प्रोग्राम लिखे गए हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो कम्युनिकेट करे या शेयर करे डेटा ओवर द इंटरनेट या इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर। मतलब वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका डेटा एक कॉमन ओवर द इंटरनेट शेयर होना चाहिए। सपोज दैट अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम क्या है, यूजर है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक यूजर का कंप्यूटर है, यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा क्या है, इंटरनेट है या फिर क्लाउड हमारा है। ठीक है, ये इंटरनेट है और यहाँ पे हमारा सर्वर है। सर्वर क्या होता है, जहां पे डेटा हम स्टोर करते हैं या फिर डेटा जहां पे ओवर द इंटरनेट डेटा पड़ा होता है। अब यूजर ने कोई क्वेरी मारी या कोई रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, तो क्या होगा, ओवर द इंटरनेट होके सर्वर के पास पहुंचेगा। सर्वर उस क्वेरी को फाइंड आउट करेगा, ठीक है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा और यूजर्स को देगा। तो अब वो जो रिस्पॉन्स को फाइंड आउट किया, वो रिस्पॉन्स किस लैंग्वेज में लिखा गया था उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे लिखा गया था मैटर नहीं करता। वो क्या है कि अभी यूजर्स के इंटरफेस पे आ गया है, तो वही चीज होता है वेब सर्विस। वेब सर्विस का मतलब होता है कि डेटा को एक्सचेंज करना बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डिफरेंट सिस्टम के बीच में एक ओपन प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स का फॉलो करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेब सर्विस। अब आगे अगर हम बात करें कि कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज करते हैं हम वेब सर्विस के अंदर, तो तीन तरह के कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में अगर हम बात कर ले तो सॉप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सॉप यानी इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये किस तरह का प्रोटोकॉल होता है, तो एक तरह का ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है एक स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेब सर्विस। वेब सर्विस को किस पार्ट में इंप्लीमेंट किया गया है उसके स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम करता है। भाई कोई डेटा लिखा गया है, ठीक, कोई डेटा यहाँ पे है, अब इस डेटा को यूजर्स के सिस्टम पे प्रेजेंट कराना है, तो हम उसको किस फॉर्मेट में प्रेजेंट कराते हैं इस चीज को डिफाइन करने का काम करता है। ये यूज करता है एक्सएमएल फॉर्मेट को, यानी मैसेज फॉर्मेट को एक्सएमएल का यूज करता है। ये डिफाइन करता है एक रूल्स को, जो स्ट्रक्चर मैसेज होते हैं, ठीक है, रिलायबल होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ऑप्टेन अगर हम बात करें तो इसका ज्यादातर यूज किसका करता है, एचटीटीपी का करता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटी का यूज किया जाता है। जो भी ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है उस समय पे इनका यूज
किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया सॉफ्ट कंपोनेंट के बारे में। उसके बाद यूडीडीआई के बारे में, जिसको फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन सर्च एंड इंटीग्रेशन के बारे में। तो ये क्या होता है कि एक तरह की डायरेक्टरी होती है। डायरेक्टरी क्या होती है कि जहां पे बहुत तरह की चीजों को हमने पब्लिश करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी सर्विस होती है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हमको डिस्कवरी की एंड पब्लिकेशन ऑफ वेब सर्विस, यानी जहां पे हम एक वेब सर्विस को पब्लिश करते हैं, यानी एक तरह का होस्ट करते हैं। भाई वेबसाइट को क्या करते हैं, हम होस्ट करते हैं। यहाँ पे पब्लिकेशन लिखा गया। पब्लिकेशन क्या होता है, बुक के मैटर्स में होता है, आर्टिकल्स हो गए, ये सारी पब्लिकेशन में। लेकिन जब आप वेबसाइट को ओवर द इंटरनेट लेके आते हैं तो उसको होस्ट बोलते हैं। तो वही चीज कर रहा है। तो एक तरह की ऐसी डायरेक्टरी होती है जहां पे हम क्या करते हैं, वेब जो भी वेब सर्विस होती है उसको पब्लिश करते हैं या डिस्कवर करते हैं। तो वही हो गया, सर्वर के ऊपर ये सारी चीजें हम करते हैं। अब एक प्रोवाइड करता है एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री फॉर बिजनेस। भाई एक तरह की सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री होती है जहां पे पूरे वर्ल्ड की या फिर पूरी दुनिया की वेबसाइट क्या होती है, होस्ट की जाती है या रजिस्ट्री की जाती है, रजिस्टर की जाती है। ठीक है, डोमेन खरीदा जाता है, होस्टिंग की जाती है उनकी। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन सर्च एंड इंटीग्रेशन के अंदर आती है, जो एक सर्च क्राइटेरिया के ऊपर वर्क करते हैं। यूजर टू सर्च एंड फाइंड द सर्विस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, यूजर्स क्या करता है कि एक फाइंड करता है सर्विस को, उसकी किस सर्विस किस क्राइटेरिया की सर्विस है, किस मतलब एक तरह का फिल्टर्स को प्रोवाइड करने का काम होता है। आगे अगर हम बात कर ले कि WSDL यानी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की बात कर ले, तो एक XML बेस्ड लैंग्वेज डिस्क्राइब करता है फंक्शनैलिटी ऑफ वेब सर्विस को। मतलब XML जो होता है हमारा, ठीक है, XML जो लैंग्वेज होती है वो बेस्ड होती है, वो डिस्क्राइब करती है फंक्शनैलिटी ऑफ वेब सर्विस। किसी भी वेब सर्विस की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम XML को यूज करते हैं। ठीक है, अब भाई कोई भी डेटा चाहिए, स्पेसिफिक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इनपुट हो, आउटपुट डेटा का फॉर्मेट हो, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो, हेल्पिंग क्लाइंट्स हो। ठीक है, ये सारी चीजों को इंटरेक्ट, यानी एक यूजर जो है वो किस तरह से डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें किसके द्वारा पॉसिबल होती है, XML के द्वारा पॉसिबल होती है। तो ये तीन तरह के कंपोनेंट हो गए हमारे वेब सर्विस के। अब बात आती है कि हमारा एक वेब सर्विस किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अगर वर्क की बात करें तो यहां पे हमने बना लिया, हमारा क्लाइंट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, सर्वर, बीच में हमारा इंटरनेट है या क्लाउड कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के जरिए सारी चीजें हो रही है। तो जो भी यूजर्स होता है वो रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट से। ठीक है, हमारा जो भी क्लाइंट हो रिक्वेस्ट करता है किससे, सर्वर से। ठीक है, सर्वर से रिक्वेस्ट किया, सर्वर के पास उसने कोई चीज फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कोई भी अपनी क्वेरी डाल दी, वो क्वेरी डालता है, क्वेरी सर्वर के पास जाती है, सर्वर क्या करता है, होस्टिंग एंड वेब सर्विस, जो भी होस्ट, अब सर्वर के ऊपर जो भी वेबसाइट है, होस्ट है, या भाई www.google.com हमने डाला, अब सर्वर के ऊपर google.com होगा तो यूजर्स को क्या होगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि रिस्पॉन्स फिर मिलता है क्लाइंट्स को, सर्वर क्या करता है, जो भी चीजें होती है, डेटा मिलता है कि नहीं मिलता है, उससे रिलेटेड क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है किसको, क्लाइंट को। तो वहां पे यही कह रहा है कि जो भी हमारा वेब सर्विस फंक्शनैलिटी होती है थ्रू द क्लाइंट सर्वर, जो भी कम्युनिकेशन होता है, अब क्लाइंट क्या करता है, सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विस। अब वहां पे क्लाउड क्या करता है, जो भी हमारा क्लाइंट है सेंड करता है एक XML रिक्वेस्ट को, एंड सर्वर रिस्पॉन्स करता है एक XML डेटा के साथ। भाई एक क्लाइंट जो है XML में क्या किया, अपने डेटा को रिक्वेस्ट भेजा, और सर्वर क्या करता है, XML के फॉर्मेट में डेटा को भेजता है। अब वहां पे जो भी रिमोट प्रोड्यूस कॉल है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RPC के नाम से जानते हैं, इसका यूज हम करते हैं क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए, मतलब क्लाइंट किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, इंश्योर करते हैं कि इजी इंटरेक्शन हो बिटवीन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है उसके बीच में इजीनेस हो, मतलब आसानी से डेटा यूजर्स क्या करे, एक सर्वर के साथ कांटेक्ट कर पाए या कम्युनिकेट कर पाए। अब बात आती है फीचर्स ऑफ वेब सर्विस। वेब सर्विस की क्या क्या फीचर्स है, तो सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात करें तो जो भी वेब सर्विस है वो इनेबल करता है कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट। हम भैया वेब सर्विस की हेल्प से डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, या किसी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट मतलब क्या होता है कि हम किसी भी डेटा का एक्सेस कर रहे हैं, वही एक तरह का हमारा कम्युनिकेशन होता है। अब क्या होता है कि दूसरी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये यूज करता है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का, जैसे जस्ट लाइक क्या हो गया HTTP, XML या JSON फॉर द डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फाइल यूज किया जाता है। अब किस प्रोटोकॉल का आप यूज कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, XML का यूज कर रहे हैं या JSON फाइल का यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारा जो भी वेब सर्विस होता है आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सकता है। तो वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वर्क करने का काम करता है।
आगे अगर हम बात करें तो दिप फॉलो करता है एक तरह का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को, एक तरह के क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जहां पे एक क्लाइंट क्या करता है कि सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट कहते हैं। आगे अगर हम बात कर ले कि जो वेब सर्विस होती है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, और वेरियस ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है, जैसे जिसमें हो गया डेटा को रिट्रीवल करना, क्रिएशन करना, अपडेटिंग करना या डिलीट करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। अब आगे अगर हम बात कर ले, एक तरह का ऑफर करता है हाई लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी। हाई लेवल एक्सेसिबिलिटी मतलब हम इसको कहीं से विद द इंटरनेट के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। ये इजी करता है क्लाइंट के लिए एक्सेस करे सर्विस को फ्रॉम एनीवेयर विद द इंटरनेट कनेक्टिविटी। भाई हम डेटा का कहीं से एक्सेस कर सकते हैं, वेब सर्विस का यूज कर सकते हैं, कहां, विद द इंटरनेट के हेल्प से। अब आगे बात करती है सिक्योरिटी फीचर्स की। सिक्योरिटी फीचर्स इसके अंदर होते हैं लाइक द ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड डेटा ऑप्टेन इंटीग्रेटेड एंड प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जब भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो वहां पे क्या होता है कि उसके अंदर ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन डेटा के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। आगे अगर हम बात करें तो जो भी वेब सर्विस होती है एक तरह का फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी होती है फॉर द मॉडर्न वेब एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। ये हो गई हमारे फीचर्स ऑफ वेब सर्विस। अब बात आती है सब्सक्राइब मॉडल क्या होता है। सब्सक्राइब मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो सब्सक्राइब मॉडल के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, भैया किसी सर्विस का अगर यूज करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही होता है जब हम किसी भी सर्विस के लिए पेमेंट करते हैं और उस सर्विस का यूज करते हैं तो ये हमारा एक तरह का सब्सक्राइब होता है, हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, यही होता है। तो सब्सक्राइब मॉडल क्या होता है, आल्सो नोन एज पे एज यू गो। भाई आप पे करते हैं जिसके लिए आप जाना चाहते हैं, ठीक है। मॉडल अलाउ करता है क्लाउड सर्विस, ठीक है, यूजर टू पे एक्चुअल रिसोर्स, ठीक है, एक्चुअल रिसोर्स कंजप्शन का यूज करता है विदाउट एनी अपफ्रंट कमिटमेंट और फिक्स चार्ज, ठीक है, बिना किसी चार्ज या उसके हम क्या करते हैं कि उसको लेते हैं, मतलब सब्सक्राइब मॉडल को खरीदते हैं। अभी हम बात करेंगे कि सब्सक्राइब मॉडल कितनी तरह के होते, कैसे हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट्स ऑफर द यूजर बेस्ड, ठीक है, बिलिंग। यहाँ बहुत तरह के सब्सक्राइब मॉडल, सबके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फीचर्स आप सब्सक्राइब मॉडल की, कितने तरह के फीचर्स को प्रोवाइड करता है, तो यूजर बेस्ड बिलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्रैनुलर बिलिंग को प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा होता है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग को प्रोवाइड करता है, कॉस्ट इफिशियंसी प्रोवाइड करता है, नो अपफ्रंट कॉस्ट को प्रोवाइड करता है, ऑटो स्केलिंग को प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले यूजर्स बेस्ड बिलिंग को देख लेते हैं। यूजर्स बेस्ड बिलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी कस्टमर से चार्ज किया जाता है बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्स। आप किस तरह के रिसोर्स का यूज कर रहे हैं और आप कितना रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम पैसे आपसे चार्ज लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा यूजर्स बेस्ड, आप कितना क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं, किस तरह की सर्विस का यूज कर रहे हैं, ये हो गया यूजर्स बेस्ड। अब इसमें अगर हम बात करें जस्ट लाइक हो गया हमारा कंप्यूटिंग पावर हो गई, ठीक है, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क बैंडविड्थ हो गया एंड वेरियस क्लाउड सर्विस, बहुत तरह की क्लाउड सर्विस होती है, इन सारी चीजों के अंदर आ जाती है। अब आगे अगर हम बात करें ग्रेनुअल बिलिंग के, तो इसमें क्या होती है, कस्टमर बिलिंग कराता है बेस्ड ऑन, ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स के हिसाब से। स्मॉल इंक्रीमेंट्स मतलब पर हावर के हिसाब से, कि हम पर हावर्स के हिसाब से इतने हावर आपकी सर्विस को यूज करेंगे और इतना का पेमेंट करेंगे। पर मिनट्स के हिसाब से पे करता है, तो ये हमारा हो गया ग्रेनुअल बिलिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रिसाइज कॉस्ट होता है, कैलकुलेशन होता है, ठीक है, पेमेंट्स होता है, ओवर पेमेंट एंड द अनयूज्ड रिसोर्स। भाई जिसका यूज हमें नहीं, हम उसका क्यों पेमेंट करें। मतलब अगर हमें 1 घंटे का काम है तो हम 1 घंटे आपके रिसोर्स या कंप्यूटिंग पावर का या फिर नेटवर्क बैंडविड्थ का यूज करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे, ये हो गया। उसके बाद ऑन डिमांड प्रोविजनिंग होता है। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग के बारे में पिछली वीडियो में या यूनिट 1 के अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि ऑन डिमांड प्रोविजनिंग क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि ऑन डिमांड प्रोविजनिंग क्या होती है। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग क्या होती है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं, जब क्या होता है कि किसी भी सर्विस के ऊपर, अगर मान लो आप किसी भी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, जब अचानक से क्या होता है कि इस पे रिक्वेस्ट बढ़ने लगती है या फिर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ने लगते हैं, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक स्केल हो जाता है। ऑटोमेटिक स्केल होने का मतलब क्या होता है कि जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से सर्विस ऑटोमेटिक स्केल हो जाती है। और जैसे आपसे यूजर्स यहां से जाते हैं, सर्विस कम होती है, यूजर्स कम होता है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होती है, स्केल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग, मतलब जितनी डिमांड होगी हम उतना सर्विस का यूज करेंगे। और कस्टमर आर बिल्ड फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ रिसोर्स यूजेस। भाई ड्यूरेशन होता है इसके लिए, जैसे अगर हम बात कर ले ओबर ओला की, अगर हम बात करें, ठीक है, ओबर ओला की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सुबह के 8 से लेके, हमें लगता है 8 से लेके 11 तक क्या होता है,
8 AM से लेके 11 AM तक यानी 11 बजे तक क्या होता है, ट्रैफिक सबसे ज्यादा होती है। ट्रैफिक का मतलब होता है कि उसके एप्लीकेशन पे ज्यादा यूजर्स होते हैं क्योंकि सबको ऑफिस कॉलेज जाना होता है, तो उस समय क्या होता है कि उसका रेंट भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होती है कि ऑन डिमांड प्रोविजनिंग यूज, फिर दिन भर एकदम डाउन रहता है, फिर सुबह के शाम के 6 से 9 तक चलता है, 10 तक चलता है, तो इस तरह से चीजें बढ़ती रहती है, तो उसको ऑन डिमांड प्रोविजनिंग कहते हैं। कॉस्ट इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो आइडियल जो भी कॉस्ट जो भी वर्कलोड है विद द वेरियस जो भी वेरिएबल रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स उसके लिए, ठीक है, अब करता है इनेबल जो भी कस्टमर है ऑप्टिमाइज करता है कॉस्ट बाय द स्केलिंग रिसोर्स बेस्ड ऑन द डिमांड। अब कॉस्ट को स्केल करता है, जो भी उसकी डिमांड है उसके हिसाब से उसको मापता है कि हमारी डिमांड क्या है, उस हिसाब से उस रिसोर्स को परचेस करने का काम करता है। अब बात आती है कि नो अपफ्रंट कॉस्ट का। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सिग्निफिकेंस अपफ्रंट होंगे, इन्वेस्टमेंट टाइपलिक रिक्वायरमेंट आईडी, जो भी ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाई आईटी के अंदर अगर आपको कोई आईटी कंपनी खोलनी तो आपको बहुत सारे, अगर आप एक क्लाउड कंप्यूटिंग को परचेस नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। चार्जेस किस तरह के हो सकते हैं? सबसे पहले आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की नीड पड़ेगी, ठीक है, प्रोसेसर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे सर्वर रूम्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारे क्या है, एक तरह के हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट है। तो इन सारी चीजों में आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस के जरिए नहीं जाते हैं तो। बाद में इन सारी सर्विस को मैनेज करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए आपको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हाई नॉलेज के। तो इन सारी चीजों में आपका क्या होगा, खर्च बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कस्टमर क्या करता है, पे करता है रिसोर्स एज दे कंज्यूम देम, जिसका वो यूज कर पाए उसके लिए वो क्या करता है, पेमेंट करता है। ठीक है, ऑटो स्केलिंग हो गया। ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है कि ऑटो एडजस्टमेंट होता है, मतलब जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वर्कलोड, जैसे वर्कलोड बढ़ता है वैसे क्या होगी, हमारी सर्विस बढ़ जाए, और जैसे वर्कलोड कम होता है हमारी सर्विस कम हो जाए। इलास्टिसिटी की बात कर ले हम इस तरह से, या फिर ऑन डिमांड प्रोविजनिंग की बात कर ले, ठीक है। इंश्योर करता है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस व्हाइल द कंट्रोलिंग कॉस्ट, कंट्रोलिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटीज आती है। फ्लेक्सिबिलिटीज की अगर हम बात कर ले फंक्शंस के अंदर, तो जो भी की फीचर्स है सब्सक्राइब मॉडल के, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इनेबल करता है एक्सपेरिमेंटल विद द डिफरेंट सर्विसेज विद द कॉन्फ़िगरेशन विदाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब भाई आप क्या करते हैं, सर्विस को अगर मान लो आपकी कंपनी चल रही है अच्छी खासी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सर्विस प्लान आता है। सर्विस प्लान क्या आता है कि अगर आप किसी भी सर्विस को परचेस करते हैं, एक महीने के लिए परचेस करते हैं, तो आपको शायद ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर मान लें हम किसी तरह की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम मान लो अपनी क्लासेस चला रहे हैं ऑनलाइन, और यहां पे कर दिया कि जो महीने का चार्ज होगा एक क्लास का वो क्या होगा, 500 रुपए होगा। लेकिन अगर आप इसको एनुअल परचेस करते हैं तो आपको जो भी मंथली चार्ज पड़ेगा वो 300 के हिसाब से पड़ेगा, ठीक है, यानी 35 या 3600 में हमने ओवरऑल साल का प्रोवाइड कर लिया। अगर आप मंथली इसको बाय करते तो आपको लगभग 6000 में पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बाई एनुअल इसको लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आप ड्यूरेशन किस ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। कस्टमर कैन ट्राई आउट न्यू सर्विसेज, भाई कस्टमर ट्राई करता है न्यू सर्विसेज एंड डिसकंटिन्यूअस देम इफ डोंट मीट देयर रिक्वायरमेंट। भाई अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगी तो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। सपोज दैट आपने हमारी क्लास मंथली के हिसाब से लिया, तो अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आ रहा है सारी चीजें, तो आप क्या करेंगे, एक महीने पढ़ने के बाद छोड़ देंगे, दूसरी क्लास ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एनुअल परचेस कर लेते हो तो फिर आपका एक साल के लिए पैसे बच गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है दोनों मॉडल्स के अंदर। अब आगे बात आ जाती है एडवांटेज। इसके क्या क्या एडवांटेज है? कॉस्ट इफिशियंसी आती है, पे ओनली फॉर व्हाट इज यूज्ड, आप उसके लिए पेमेंट करते हैं जिसके लिए भाई आप यूज करते हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटीज की अगर बात कर ले तो उसके अंदर क्या होती है कि स्केल होता है रिसोर्स अप और डाउन एज द नीडेड। जैसे हमको नीड होगी वैसे रिसोर्स का अप डाउन होता रहता है। भाई जैसे ट्रैफिक हमारे सर्विस पे बढ़ेंगे उस तरह की सर्विस हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जैसे कम होगी वैसे सर्विस कम हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है। भाई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कोई नहीं है, जैसा आप चाहे उस तरह से इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। ग्रेनुअल बिलिंग मतलब कि आप घंटे के हिसाब से या फिर यूजर्स के हिसाब से, मतलब नंबर्स के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, उसकी बिलिंग्स वो
करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है और साथ में हमने वेब सर्विस के बारे में पढ़ा कि वेब सर्विसेज क्या होती हैं, उसके बारे में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय गाइस।